नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास का अत्याचार भाग 2। असली बहू तो वही थी। संजू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत तो सास ने संजू को भी कभी नहीं दी जितनी 2 महीने तक तो सास ने उसे रसोई में लगाया तक नहीं। यह कहकर कि नई बहू है, थोड़ा सा उसका भी लाड़ चाव कर ले। यहाँ तक कि उसके लाड़ के चक्कर में सास ने हेमंत को भी मना कर दिया कि वो संजू को उसके साथ नहीं भेजेगी। रेखा देर से उठे, चाहे अपने पति के साथ लेट घर आए, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। रेखा से थोड़ा बहुत काम होता है तो करती, नहीं तो सज सवर कर अपने कमरे में पड़ी रहती। पर मम्मी जी उसे कुछ न कहती। संजू ने कहना चाहा तो सास ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि तू तो देवरानी को देखकर जलती है। लेकिन अभी पिछले महीने जब हेमंत आया था तो वो अपने साथ संजू के लिए एक भारी साड़ी लाया था। इस बार संजू ने वह साड़ी मम्मी जी को दिखाई ही नहीं। लेकिन जब हेमंत के जाने के बाद 10 दिन पहले संजू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब संजू वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आई, सास उसे देखकर बोली, यह साड़ी तेरे पास कब आई? मैंने तो नहीं दी। संजू ने धीरे से कहा, मम्मी जी ये अभी आए थे तो मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे। बस संजू का कहना हुआ और सास आग बबूला हो गई। उसकी साड़ी को खींचते हुए बोली, लो अब तो पति को भी बस में कर लिया। अरे मेरा बेटा भी मुझसे चोरी छुपे कपड़े लाने लगा है। अच्छा चिड़िया चरित्र दिखा रही हो। खबरदार ये साड़ी पहनकर बाहर गई तो अभी के अभी यह साड़ी खोलकर मुझे दे। अचानक से साड़ी खींचने पर संजू का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वो खड़ी होकर तमाशा देखती रही। एक बार भी उसने सास को रोका नहीं, पर सास की जबान रुक ही नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म है कि नहीं तेरे में? ये तो मैं तुझे दबा कर रखती हूँ, वरना सिर उठाकर नाचने लग जाए। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के किसके लिए जा रही है? उस समय सुरेश भी घर पर आ गया और यह सब देखकर उसने अपने माँ को जैसे तैसे वहाँ से हटाया। संजू वहीं पड़ी बिलखती रही। सुरेश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाभी, भगवान के लिए आप साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। अपनी माँ को समझाने की जगह सुरेश अपनी भाभी को ही समझा रहा था। संजू एक पल के लिए सोच में पड़ गई। ना ही पति ना ही देवर, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तभी उसकी नज़र रेखा की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वो कुटिल मुस्कान संजू के मन में नस्तर की तरह चुभ गई। हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर अब वह फैसला चाहती थी। ना ही वो सास का कोई काम करती थी और ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब सारा काम छोटी बहू और सास पर आ चुका था। खुद का काम कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार तो ये भी हुआ कि सास और रेखा ने संजू के लिए खाना बनाया ही नहीं, पर संजू खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाकर ले आती। और सबसे बड़ी बात, जब सास और रेखा आपस में चिड़चिड़ाती, संजू उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। देखकर दोनों और ज़्यादा जल भुन जाती। तभी बाहर से सास की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई और संजू की तिंद्रा टूटी। उठकर वो रसोई में गई तो देखा देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है, सिवाय संजू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी कि तभी हेमंत बोला, संजू ये सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है यह सब? संजू ने पलट कर कहा, देखिए अब हमसे आपकी माँ की सेवा नहीं होगी। या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। बड़ी बहू है तो क्या, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी बात सुन हेमंत तो चुप हो गया, लेकिन सास बोली,
सुन ली अपनी पत्नी की बात, कैसे घर तोड़ने को लगी है। अरे इसी दिन के लिए हम इसे यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के 2 टुकड़े करे। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ दिल्ली जा रही हो, हेमंत ने कहा। तो सास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब हेमंत ने कहा, माँ, गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर हम कुछ कहते नहीं तो ये नहीं है कि आप हमेशा ही सही हैं। उस दिन क्या हुआ था मुझे सुरेश ने सब बता दिया। आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। माँ कुछ कहने को हुई तो हेमंत ने हाथ जोड़ लिए। बस करो माँ, अब इससे ज़्यादा मैं अपनी पत्नी को नहीं झुका सकता, कहकर हेमंत अपने कमरे में चला गया। संजू और हेमंत दोनों उसी शाम वहाँ से रवाना हो गए। सास अपना मुंह फुलाए बैठी रही। लोगों के सामने तो शुरू में जमकर बड़ी बहू की बुराई की, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें समझ में आ गया जो सेवा बड़ी बहू ने की वो कोई नहीं कर सकता। जो उसने बर्दाश्त किया वो छोटी बहू नहीं करेगी। आज माँ का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका है, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो अपने पास बुलाएगी नहीं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।